एंड वन इज पेई। प्रैक्टिकली बात करूं, पेयर का मतलब क्या है? पेयर का मतलब है जो पैसा दे रहा है, दैट इज हु मेक पेमेंट। पेयर का मतलब है हु मेक्स पेमेंट इज नोन एज पेयर। टू हुम, जिसको पैसा दे रहा है, टू हुम इज नोन एज पेई। इसका मतलब है, से फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूं, अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूं तो मैं कौन हूं? पेयर हूं, और आप कौन हो? पेई हो। तो वो पर्सन जो पेमेंट को देता है, हु मेक्स पेमेंट इज नोन एज पेयर। टू हुम पेमेंट इज मेड, टू हुम जिसको पेमेंट की है, टू हुम पेमेंट इज मेड इज नोन एज पेई। तो दो टर्मिनोलॉजी थी, वन इज पेयर एंड वन इज पेई। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सर, एक और टर्मिनोलॉजी है, एक साथ अपडेट कर लेंगे फिर हम लोग। टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट एक और टर्मिनोलॉजी, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब है आपने बैंक के अंदर कुछ डिपॉजिट किया, और बैंक वालों ने बोला ये जो डिपॉजिट आपने किया है ये आपने 1 साल तक किया है। दैट इज, ये जो डिपॉजिट है, आप इस डिपॉजिट को 1 साल से पहले क्या नहीं कर सकते? विड्रॉ नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज बेटा टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब है आपने जो बैंक के अंदर डिपॉजिट किया है, वो डिपॉजिट आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए किया है, उस टाइम पीरियड से पहले आप उस डिपॉजिट को क्या नहीं कर सकते? विड्रॉ नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज बेटा टाइम डिपॉजिट। अगर हम लोग बात करें, टाइम डिपॉजिट का मतलब एक फिक्स टाइम बता दिया जाता है, उस फिक्स टाइम से पहले आप अपने डिपॉजिट को बैंक से क्या नहीं कर सकते? विड्रॉल नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज टाइम डिपॉजिट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा टाइम डिपॉजिट के बाद कैश रिजर्व। कैश रिजर्व, कैश रिजर्व का मतलब है अमाउंट of money in bank account, amount of money in bank account which can be withdrawn immediately। ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या समझा रहा हूं बेटा। कैश रिजर्व का मतलब है अमाउंट ऑफ मनी इन बैंक अकाउंट which can be withdrawn immediately is known as cash reserve। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए हैं। दैट इज, मेरे अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपए रखने पड़ेंगे। ठीक, तो मैं कितना अमाउंट अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकता हूं? दैट अमाउंट इज नोन एज कैश रिजर्व। कितना निकाल सकता हूं बेटा? 9,000 निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे 1,000 तो मिनिमम अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे। 10,000 मेरे अकाउंट में टोटल डिपॉजिट है, 1,000 मुझे मिनिमम अपने अकाउंट में पैसा रखना पड़ेगा। तो मेरे कितना अमाउंट है जो मैं अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकता हूं? दैट अमाउंट इज नोन एज कैश रिजर्व। क्या है सर? ओवरड्राफ्ट का सिंपल सा मतलब है मेरे अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए पड़े हैं, ठीक है, और मैंने चेक दे दिया आपको 12,000 का। इसका मतलब है सर मेरे अकाउंट में जो पैसा पड़ा था उस पैसे से ज्यादा अमाउंट का चेक मैंने क्या कर दिया? इशू कर दिया। इसको बोलते हैं बेटा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब जितना पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा है उससे ज्यादा के चेक को मैं क्या करके दे रहा हूं? इशू करके दे रहा हूं। दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बेटा मैच्योरिटी। नाम भी सुना होगा बेटा मैच्योरिटी। एफडी मैच्योर हो गई। इसका मतलब बेटा एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड। जितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया था वो टाइम पीरियड क्या हो गया बेटा? एंड हो गया। एग्जाम्पल बेटा मैंने बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट किया, से फॉर एग्जाम्पल 2 साल का, ठीक है, 2 साल के बाद, दैट इज 2 साल कंप्लीट होने के बाद वो कहलाएगा बेटा
जो भी मेरी फिक्स डिपॉजिट है वो क्या हो गई बेटा, मैच्योर हो गई। इसका मतलब जितने टाइम के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, कंप्लीट मतलब एंड हो गया, इसको बोलेंगे बेटा मैच्योरिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब है जितना पैसा मेरे अकाउंट में है मैं उससे ज्यादा का चेक क्या करके दे रहा हूं, चेक इशू कर रहा हूं, दैट इज नोन एज बेटा ओवरड्राफ्ट। ठीक, नेक्स्ट एक और पढ़ लो बेटा, फिर अपडेट कर लेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बिल्कुल सिंपल है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब सपोज करो मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं किसी स्कीम में, एग्जांपल ले रहा हूं सर, मैं बैंक के अंदर बेटा फिक्स डिपॉजिट एफडी बनवा रहा हूं, तो एफडी जब मैं बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट करता हूं तो बैंक मेरे को क्या देता है, मेरे को एक क्या देगा बेटा, एक सर्टिफिकेट देगा ना कि कितने अमाउंट की मैंने एफडी बैंक में कराई, इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, दैट इज कितने साल के लिए मैंने एफडी कराई, उस पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट बैंक इशू करके मुझे देता है इसको बोलते हैं बेटा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब मैं बैंक में पैसा जमा करा रहा हूं, मैं बैंक में एफडी करा रहा हूं, तो बेटा मुझे कोई ना कोई रिसिप्ट तो मिलेगी ना बैंक से, दैट इज नोन एज बेटा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैंने बैंक में एफडी कराई है। तो बैंक में अगर आप जाके कोई फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो आपको बैंक क्या इशू करके देता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एक रिसिप्ट इशू करता है, उस पर लिखा होता है इतने अमाउंट की आपने एफडी कराई है, ठीक है, इस डेट को कराई है, इतने साल के लिए एफडी कराई है, उस एफडी पे आपको 8% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ये एफडी मैच्योर होने के बाद इतना टोटल अमाउंट है जो आपको मिलेगा, दैट सर्टिफिकेट इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक और समझ लो, फिर 4 अपडेट कर लेंगे एक साथ। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। सर एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं सर, प्रैक्टिकली बात करूं, मैं बोल रहा हूं सर मेरा सेविंग अकाउंट है बैंक में, ठीक है, मेरा बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन है, उस सेविंग अकाउंट के अंदर से फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए, 50,000 रुपए पड़े हैं। अब मुझे बताओ बेटा, सेविंग अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए मेरे पड़े हैं, मुझे बताओ सेविंग अकाउंट पे मुझे बैंक क्या देगा, दैट इज जितना भी अमाउंट मेरे सेविंग अकाउंट में पड़ा है उस पैसे पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन बैंक बोलेगा इंटरेस्ट हम लोग कब देंगे, इंटरेस्ट हम लोग क्रेडिट करेंगे 6 महीने के बाद। आज मैंने अपने अकाउंट में 50,000 रुपए रखे, आज मैंने अपने अकाउंट में 50,000 रुपए रखे, बैंक ने बोला आपको सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट हम लोग देंगे वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में 6 महीने के बाद क्रेडिट होगा। लेकिन बेटा आज इस महीने का इंटरेस्ट भी क्या हुआ होगा, इस महीने का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हुआ होगा, अगले महीने का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हुआ होगा, नेक्स्ट महीने का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ होगा, लेकिन मुझे पे कब करेंगे बैंक बेटा, 6 महीने के बाद। इसका मतलब है इंटरेस्ट दैट इज कैलकुलेटेड बट नॉट येट पेड इज नोन एज एक्रूड इंटरेस्ट। होलसेल बैंकिंग का मतलब है बेटा बैंकिंग कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं बेटा, किनको, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं। मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देख लो बेटा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का मतलब है बेटा बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक रिलायंस। कंपेयर करूं, अगर मैं बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवाता हूं तो मेरे को तो बैंक जो सर्विस दे रहा है उसको बोलेंगे बैंकिंग सर्विस। लेकिन बेटा अगर रिलायंस कंपनी, दैट इज बड़ी बड़ी कंपनीज अगर बैंक से कोई सर्विसेज लेती हैं तो उनको बोलते हैं बेटा होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग एक टर्म है जो बैंकिंग प्रोवाइड, दैट इज बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है बेटा बड़ी बड़ी कंपनीज को। अगर बड़ी कंपनीज को बैंकिंग जो भी सर्विसेज दे रहा है उनको बोलते हैं होलसेल बैंकिंग। डाउन पेमेंट मॉर्टगेज, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो डाउन पेमेंट मॉर्टगेज। अगर मैं बात करूं बेटा, से फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, मेरे को एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ठीक है।
अब प्रॉपर्टी परचेस करनी है, प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए मैं बैंक के पास गया, प्रॉपर्टी की पहले कॉस्ट है से फॉर एग्जांपल 50 लाख, मैंने बैंक को बोला मुझे प्रॉपर्टी को परचेस करना है, मुझे 50 लाख रुपए क्या चाहिए, लोन। एक बात याद रखना बेटा, प्रॉपर्टी या कोई भी चीज परचेस करने के लिए बैंक पूरा, दैट इज बैंक पूरा का पूरा अमाउंट नहीं देता। बैंक बोलेगा प्रॉपर्टी 50 लाख की है, हम आपको जो लोन इशू करके देंगे दैट इज 40 लाख। 10 लाख रुपए जो टोकन अमाउंट आपको देना है बिल्डर को वो आप अरेंज करो। लेकिन अगर जीरो डाउन पेमेंट मॉर्टगेज की बात करूं, जीरो डाउन पेमेंट मॉर्टगेज का मतलब है अगर आपको प्रॉपर्टी परचेस करनी है, प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए जो डाउन पेमेंट आपको देनी है वो अब आपको देने की जरूरत नहीं है, टोटल जितने की प्रॉपर्टी है उतना टोटल अमाउंट बैंक आपको क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। दैट इज नोन एज जीरो डाउन पेमेंट मॉर्टगेज। याद रखना सर, ये सर्विस सबको नहीं मिलती। जनधन, अगर हम लोग बात करें जनधन अकाउंट जिसका है, अगर किसी का बेटा जनधन अकाउंट है, जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है जनधन अकाउंट, जनधन अकाउंट है किसी का अगर बैंक में, वो बैंक को जाके कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी परचेस करनी है, प्रॉपर्टी के पैसे हैं 50 लाख, तो बैंक आप उसको प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए टोटल 50 लाख रुपए क्या कर देगा, लोन प्रोवाइड कर देगा। मॉर्टगेज क्या है बेटा, मॉर्टगेज का सिंपल सा मतलब है ये एक लीगल एग्रीमेंट है। मॉर्टगेज का मतलब है बेटा ये एक लीगल एग्रीमेंट है, किसके बीच में बेटा, लेंडर दैट इज बैंक और बोरोवर के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर बेटा, जिसके अंदर ध्यान से समझना, लेंडर और बोरोवर के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर बोरोवर अपने ध्यान से अपने रियल एस्टेट मतलब अपने प्रॉपर्टीज के जो पेपर हैं, सिंपल वर्ड में समझाऊं तो बोरोवर अपनी प्रॉपर्टी जो परचेस करने के लिए बैंक से लोन ले रहा है, प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए बैंक से बोरोवर जो लोन ले रहा है, उस प्रॉपर्टी के जो पेपर हैं वो पेपर बोरोवर किसको देगा, लेंडर को दे देगा। कब तक रखेगा लेंडर उस प्रॉपर्टी के पेपर को, जब तक बोरोवर लोन अमाउंट को पे ना कर दे। अगर इन केस बोरोवर लोन अमाउंट पे नहीं कर पाया तो बेटा लेंडर, ध्यान से, लेंडर उसकी प्रॉपर्टी का क्या कर देगा, ऑक्शन कर देगा, ऑक्शन करेगा, ऑक्शन करने के बाद अपने पैसे को रिकवर करेगा। बेटा डिपॉजिट स्लिप का मतलब क्या है, अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हो, अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हो, सपोज करो बेटा मैं अपने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने जा रहा हूं, तो पैसा डिपॉजिट करते टाइम मैं एक स्लिप भर के देता हूं पैसे के साथ, जिसपे बैंक वाला ठप्पा लगाता है, ठीक है। अब मैं सपोज करो अपने अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट करने जा रहा हूं, तो इस 10,000 रुपए को डिपॉजिट करते टाइम में एक स्लिप भरूंगा ना, स्लिप में अपना अकाउंट नंबर डालूंगा, ठीक है। 10,000 रुपए में सपोज करो बेटा मेरे पास 2-2 हजार के 5 नोट है, सॉरी 4 नोट है, तो 2-2 हजार इंटू 4, और 100 के 10 नोट है, तो 100 इंटू 10, ये जो मैं एंट्री करके स्लिप पे भर के किसको दूंगा, जो सामने कैशियर है उसको दूंगा, वो इस डिपॉजिट स्लिप पे क्या लगाएगा, स्टैंप लगा के मुझे वापस कर देगा। मींस पैसा डिपॉजिट करते टाइम जो मैं स्लिप भरता हूं उस स्लिप को हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप पे बेटा हम लोग जितना भी जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट इज जितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, उस अमाउंट में 2000 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं, इनकी भी एंट्री करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा डिपॉजिट स्लिप। एडमिनिस्टर्ड 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 रेट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्टर्ड रेट? एडमिनिस्टर्ड रेट का मतलब है लेंडर, लेंडर जो है, लेंडर मतलब जिससे लोन लिया है, लेंडर रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या कर देगा, लेंडर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करता है, चेंज करता है,
इसको बोलते हैं बेटा एडमिनिस्टर्ड रेट। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने जो लोन लिया, ठीक है, बैंक से मैंने लोन लिया, बैंक ने बोला लोन पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। आरबीआई ने क्या कर दिया, आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% कर दिया। अब प्रैक्टिकली जो मैं 8% लोन देता था, अब मुझे 8% जो मैं इंटरेस्ट देता था लोन पे, अब मुझे 8% की जगह कितने देने पड़ेंगे, 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट इज एडमिनिस्टर्ड रेट। एडमिनिस्टर्ड रेट का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट विच कैन बी कॉन्ट्रैक्चुअली चेंज बाय लेंडर। बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करता है, चेंज करता है, इसको बोलते हैं बेटा एडमिनिस्टर्ड रेट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सर कैप। कैप पहनने वाली कैप नहीं बेटा, कैप को एक वर्ड में बात करूं, कैप मतलब लिमिट। कैप का मतलब होता है बेटा लिमिट। अब ध्यान से समझो इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं लोन लेने गया आईसीआईसीआई बैंक से, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक मुझे बोलेगा आपको लोन पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो इंटरेस्ट आईसीआईसीआई मुझसे चार्ज कर रहा है, ये इंटरेस्ट अपने अकॉर्डिंग नहीं कर रहा। आईसीआईसीआई बैंक या अदर बैंक्स को बेटा जो इंटरेस्ट लेगा बैंक किससे, कस्टमर से, वो इंटरेस्ट बेटा कौन बताएगा उसको, आरबीआई बताएगा। आरबीआई सारे बैंक्स को बोलेगा आप मिनिमम, एग्जांपल मिनिमम 8% इंटरेस्ट ले सकते हो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9%। आप अपनी मनमानी नहीं करोगे। इसका मतलब आरबीआई बैंक को क्या बताता है, इंटरेस्ट की लिमिट, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिमिट। मिनिमम आप इतने ले सकते हो, मैक्सिमम आप इतने ले सकते हो, इससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ले सकते आप कस्टमर से। दैट लिमिट इज नोन एज कैप। तो ध्यान से समझो कैप की डेफिनेशन। कैप का मतलब इट रेगुलेट्स इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ मॉर्टगेज। इट रेगुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ मॉर्टगेज, या सिंपल टर्म्स में लिमिट। लिमिट का मतलब मिनिमम क्या है, मिनिमम आप 8 ले सकते हो, मैक्सिमम आप 9 ले सकते हो। 9% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप नहीं चार्ज कर सकते कस्टमर से। ये कौन बता रहा है, बैंक्स को, ये बैंक्स को बता रहा है आरबीआई। इसको बोलते हैं बेटा कैप। ये जो है ना लिमिट, इसको बोलते हैं बेटा कैप। तो एडमिनिस्टर्ड रेट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चेंज हो रहा है, कौन चेंज कर रहा है बेटा, लेंडर चेंज कर रहा है, इसको बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड रेट। कैप का एक वर्ड में बात करूं तो कैप का मतलब लिमिट ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। ये जो एडजस्टेबल वर्ड लिख भी देता हूं यहां पे, इंटरेस्ट रेट ऑफ मॉर्टगेज मींस अगर मैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन लेने गया तो मुझे जो इंटरेस्ट रेट बताया गया वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का मतलब मिनिमम 8। आईसीआईसीआई बैंक से अगर मैंने लोन लिया तो आईसीआईसीआई बैंक को बोलेगा आरबीआई आप मिनिमम कम से कम 8 लोगे और मैक्सिमम 9 से ज्यादा अपनी मनमानी नहीं कर सकते। हमें पैसा भी कमाना है और हमें बेटा सामने कस्टमर का ध्यान भी रखना है। इसका मतलब वेलफेयर के लिए भी काम करता है आरबीआई, एज वेल एज पैसा भी कमाता है। तो इसके लिए बेटा वो क्या सेट करता है, लिमिट सेट करता है इंटरेस्ट रेट की, और सारे बैंक्स उसी लिमिट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कस्टमर से इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। दैट लिमिट इज नोन एज बेटा कैप। मतलब फंड्स को, पैसे को एक अकाउंट से अनदर अकाउंट में ट्रांसफर करना, दैट इज बैलेंस ट्रांसफर। पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना कहलाता है बेटा बैलेंस ट्रांसफर। बिल्कुल सिंपल, फंड्स, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट इज नोन एज बैलेंस ट्रांसफर। नेक्स्ट आते हैं सर बाउंस चेक। नाम सुना है बाउंस चेक। बाउंस्ड चेक, बाउंस चेक का मतलब है सर बैंक ने चेक को
बैंक ने चेक को पे करने से मना कर दिया बिकॉज अकाउंट में फंड्स अवेलेबल ही नहीं है। आप प्रैक्टिकली बात करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस चेक। मैंने आपको चेक इशू करके दिया, ठीक है, आपने चेक अपने बैंक में लगाया, ठीक है, अब आपके बैंक ने चेक क्या नहीं किया, आपके बैंक ने क्या नहीं किया बेटा, चेक क्लियर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने जो आपको चेक दिया था मेरे अकाउंट में फंड्स अवेलेबल ही नहीं थे। इसका मतलब बैंक क्या करता है, बैंक चेक को पे करने से मना कर देता है बिकॉज जिसने चेक दिया था उसके अकाउंट में फंड्स अवेलेबल नहीं थे। दैट इज नोन एज बाउंस चेक, एडीआर। इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा एडीआर। एडीआर की फुल फॉर्म होती है बेटा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सर एडीआर का मतलब क्या होता है? एडीआर का सिंपल सा मतलब है सर, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल एक इंडियन कंपनी अगर अपने शेयर्स अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती है, एक इंडियन कंपनी, अभी मैं एग्जांपल है इंडियन कंपनी बोल रहा हूं सर, एक इंडियन कंपनी अपने शेयर्स को अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती है, उसको बोलते हैं बेटा एडीआर। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती है, इसको बोलते हैं बेटा एडीआर। इसका मतलब है सर रिसिप्ट, एडीआर का मतलब है एडीआर इज अ रिसिप्ट इक्वल टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स बाय कंपनीज इन फॉरेन कंट्री। इसका मतलब है सर कोई भी कंपनी अदर देन अमेरिकन कंपनी नहीं, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स को अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पे क्या कराती है बेटा, लिस्ट कराती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडीआर। एग्जांपल ले रहा हूं सर, मैं बोल रहा हूं सर एक कंपनी रिलायंस कंपनी अगर अपने शेयर्स को अमेरिका में बेचना चाहती है तो रिलायंस कंपनी को अपने को कहां लिस्ट कराना पड़ेगा, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना पड़ेगा, इसको बोलेंगे बेटा एडीआर। ठीक है, अगर एक कंपनी बेटा ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, वापस बोल रहा हूं, एक कंपनी जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, अगर ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी अपने शेयर्स अमेरिका में बेचना चाहती है तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी अपने आप को अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराएगी, इसको बोलेंगे बेटा एडीआर। एडीआर का मतलब है सर, एडीआर का मतलब है कंपनीज अपने शेयर्स को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्ट कराती है बेचने के लिए, इसको बोलते हैं एडीआर। एक इंडियन कंपनी अगर अपने आप को इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती है तो उसको कुछ नहीं बोलते। एक इंडियन कंपनी अगर अपने शेयर्स को बेचती है अमेरिका में और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराती है, इसको बोलते हैं एडीआर। एक इंडियन कंपनी अगर अपने शेयर्स को ऑस्ट्रेलिया में बेचना चाहती है तो ऑस्ट्रेलिया के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराएंगे, इसको बोलते हैं जीडीआर, जो आपके सिलेबस में नहीं है। एडीआर तभी कहलाएगा कि कोई भी फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स को अमेरिका, कोई भी फॉरेन कंपनी अदर देन अमेरिकन, कोई भी फॉरेन कंपनी अदर देन अमेरिकन अगर अपने शेयर्स को अमेरिका में बेचना चाहती है तो वो अपने को अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराती है, इसको बोलते हैं बेटा एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्लियर है सर? नेक्स्ट बात करते हैं एडीआर के बाद नेक्स्ट बात करते हैं सर स्मार्ट कार्ड। सर स्मार्ट कार्ड इज सिंपली एक तरीके का डेबिट कार्ड ही है। अगर मैं बात करूं स्मार्ट कार्ड इज नथिंग सर, डेबिट कार्ड का मतलब है सर एटीएम कार्ड। आज की डेट में जो भी डेबिट कार्ड है, आज की डेट में जितने भी डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड, उन एटीएम कार्ड के अंदर बेटा एक छोटी सी मैग्नेटिक चिप क्या कर दी गई है, इनबिल्ट कर दी गई है। अगर आप डेबिट कार्ड लेते हैं और उस डेबिट कार्ड के अंदर बेटा अगर मैग्नेटिक चिप इनबिल्ट है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा स्मार्ट कार्ड। इस मैग्नेटिक चिप के अंदर क्या स्टोर होता है बेटा, डेटा स्टोर होता है। कौन सा डेटा स्टोर होता है बेटा, आइडेंटिफिकेशन वाला डेटा स्टोर होता है इस मैग्नेटिक चिप के अंदर। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन? मेरे को बैंक ने इशू करके दिया बेटा डेबिट कार्ड,
डेबिट कार्ड के अंदर है मैग्नेटिक चिप। जैसे मैं उस डेबिट कार्ड को एटीएम पे स्वाइप करूंगा तो उस चिप के अंदर क्या स्टोर होगा बेटा, उस चिप के अंदर स्टोर होगा मेरा अकाउंट नंबर, दैट इज मेरा आइडेंटिफिकेशन वाला सारा डेटा इस मैग्नेटिक चिप के अंदर स्टोर होता है। अगर डेबिट कार्ड मैग्नेटिक चिप बेस्ड आपके पास है उसको बोलेंगे बेटा स्मार्ट कार्ड। पहले मैग्नेटिक चिप बेस्ड स्मार्ट कार्ड नहीं आते थे, पहले आते थे बेटा मैग्नेटिक स्ट्रिप। आपके एटीएम कार्ड के पीछे काली सी स्ट्रिप होती है, पहले वो वाले आते थे डेबिट कार्ड। लेकिन बेटा अब मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ साथ उन्होंने डेबिट कार्ड के अंदर मैग्नेटिक चिप भी क्या कर दी है, इनबिल्ट कर दी है। अगर डेबिट कार्ड के अंदर मैग्नेटिक चिप है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्मार्ट कार्ड। और उस मैग्नेटिक चिप के अंदर क्या स्टोर होगा बेटा, डेटा। डेटा भी कौन सा बेटा, आपका अकाउंट नंबर, दैट इज आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड डेटा। कई बार हम लोग गैप फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग को कई बार हम लोग गैप फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। सर क्या मतलब है, ये पर्सन था ए, एग्जाम्पल से समझो, ए पर्सन को एक घर पसंद आया, वो बिल्डर के पास गया, बिल्डर ने उसको बोला कि घर है 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, बिल्डर ने बोला घर है 1 करोड़ रुपए का, ठीक। ए पर्सन ने बिल्डर से नेगोशिएट किया, बिल्डर आ गया 95 लाख रुपीस पे। अब ए पर्सन गया बैंक के पास, बैंक को बोला कि मेरे को घर खरीदना है और मुझे लोन चाहिए 95 लाख का। बैंक ने बोला 1 महीने के बाद आपको लोन मिलेगा, दैट इज लोन आपको मिलेगा 1 महीने के बाद। ये पर्सन वापस बिल्डर के पास गया, बिल्डर को बोला 1 महीने के बाद मैं आपको 95 लाख रुपीस दे दूंगा और आप मुझे घर दे देना, ठीक है। बिल्डर ने बोला देख भाई ऐसा है, मैं 1 महीने वेट नहीं कर सकता, इस बीच मेरे पास कोई और कस्टमर आ गया जो मुझे 98 लाख रुपीस देगा तो मैं घर उसको दे दूंगा, मैं घर रोक नहीं सकता 1 महीने तक। लेकिन ये एक जो पर्सन था ए, इसको ये घर चाहिए था, इसको ये पसंद आ गया, तो ये ए पर्सन किसके पास गया, अपने फ्रेंड के पास गया जिसका नाम है बी। बी को बोला इस ए पर्सन ने तो एक काम कर भाई, मुझे 10 लाख रुपए दे दे 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद मैं तुझे 10 लाख रुपए वापस कर दूंगा। तो बी ने इसको 10 लाख रुपए दे दिए, ये ए पर्सन ने 10 लाख ले जाके बिल्डर को दे दिए और बिल्डर से अपने घर को बुक करा लिया। ध्यान से समझ आया, बिल्डर से अपने घर को बुक करा लिया। 1 महीने के बाद बैंक ने इस ए पर्सन को लोन इशू कर दिया, उस लोन में से 10 लाख रुपए इसने अपने फ्रेंड को दे दिए और रेस्ट बिल्डर को दे दिए। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है मेरे को एक घर पसंद आया जिस घर को मुझे खरीदना था, बिल्डर को मैंने बोला कि मुझे घर खरीदना है, नेगोशिएट कर लिया, 1 करोड़ के घर को मैंने 95 लाख में नेगोशिएट करा। अब मैं बैंक के पास गया, बैंक ने मुझे बोला भाई आपको 95 लाख का जो लोन है उसके लिए आपको 1 महीना वेट करना पड़ सकता है। बिल्डर ने बोला भाई मैं 1 महीने तक घर नहीं रोक सकता, मैं 96 लाख, 97 लाख, 98 लाख, 1 करोड़ का अगर 1 महीने में कोई ग्राहक मेरे पास आ गया मैं उसे बेच दूंगा, अगर तुझे घर खरीदना है तो कुछ टोकन अमाउंट देके मुझसे घर को बुक करा ले। तो ये ए पर्सन अपने फ्रेंड के पास गया, इसने अपने फ्रेंड को बोला मुझे 10 लाख रुपए दे दे 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद मैं 10 लाख तुझे वापस कर दूंगा। इसके फ्रेंड ने इसे 10 लाख रुपए दिए, इस ए पर्सन ने 10 लाख बिल्डर को देके अपने घर को बुक करा लिया। 1 महीने के बाद बैंक से जब इसको ए पर्सन को लोन मिल गया तो इसने 10 लाख तो अपने फ्रेंड को वापस कर दिए, 85 लाख रुपीस, 95 का लोन मिला ना, 85 लाख रुपीस बिल्डर को देके घर अपना पूरा खरीद लिया। इसका मतलब क्या है सर, ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, ब्रिज फाइनेंसिंग कब स्टार्ट हो रहा है, जब एक लोन एंड हो रहा है और दूसरे लोन स्टार्ट हो रहा है। मींस बैंक का लोन स्टार्ट हुआ लेकिन पहले वाला जो शॉर्ट टर्म लोन था जो मैंने बी से लिया था 1 महीने के लिए, ये शॉर्ट टर्म लोन क्या हो गया, एंड हो गया, और दूसरा बैंक वाला लोन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। आप प्रैक्टिकली सोचो, ब्रिज फाइनेंसिंग जो गैप आ रहा था ना, गैप, उस गैप को कैसे फिल किया, इसको बोलते हैं बेटा ब्रिज फाइनेंसिंग या गैप फाइनेंसिंग। ए पर्सन का शॉर्ट टर्म लोन मतलब जो उसने 1 महीने के लिए अपने फ्रेंड से लिया,
वो लोन तो एंड हो रहा है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लोन जो 95 लाख रुपीस का लोन जो बैंक से लिया उसने, वो स्टार्ट हो रहा है। समझ रहा पॉइंट? शॉर्ट टर्म लोन तो एंड हो रहा है और लॉन्ग टर्म लोन स्टार्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं बेटा ब्रिज फाइनेंसिंग या गैप फाइनेंसिंग। इंपॉर्टेंट टर्म है ब्रिज फाइनेंसिंग या गैप फाइनेंसिंग। गारंटर कौन होता है बेटा? गारंटर वो पर्सन होता है जो क्या देता है, जो गारंटी देता है, जो गारंटी देता है फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। ध्यान से समझ लो इस चीज को, बहुत सिंपल है। गारंटर इज अ पर्सन जो गारंटी देता है फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। एक पर्सन है ए पर्सन ने बैंक से लोन लिया, बैंक ने ए को बोला आप लोन चुका दोगे, इसकी गारंटी किसी से दिलवाओ। ए पर्सन ने बोला बी पर्सन गारंटी लेता है, ठीक है। अब ध्यान से, अगर ए पर्सन ने लोन नहीं चुकाया तो बी पर्सन गारंटी लेता है कि वो इस ए पर्सन के लोन को रीपे कर देगा। सर एक्सपायरेशन डे का मतलब है, एक्सपायरेशन का मतलब है इनवैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट। इनवैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट। सर क्या मतलब है? एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपको चेक दिया, मैंने आपको एक चेक दिया, मैंने चेक पे डेट डाली, क्या मैंने चेक पे डेट डाली 3 जून 2020। अब एक बात याद रखना सर, ये जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया, ठीक है, ये 3 महीने तक वैलिड है। 3 महीने तक अगर आपने चेक लगा दिया तो 3 महीने तक वैलिड रहता है। अगर आपने ये चेक 3 जून 2021 में बैंक को डिपॉजिट किया तो बेटा ये चेक क्या हो चुका है? एक्सपायर हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी थी वो वैलिडिटी कितनी थी? 3 महीने तक। ये वैलिडिटी अब क्या हो चुकी है? इनवैलिड हो चुकी है। दैट इज नोन एज एक्सपायरेशन। बिल्कुल सिंपल है, आपको पता भी होगा। interest on principal amount and accumulated interest. प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पे लगता है। दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट हाथ क्या पढ़ लो बेटा, इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग जिसको बेटा हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं। इंटरनेट बैंकिंग जिसको हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं, जिसको हम लोग नेट बैंकिंग भी बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको अपने घर बैठे हुए अपनी बैंक की वेबसाइट को ओपन करना है। आप कस्टमर हो, अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग ले रखी है बैंक से फैसिलिटी, तो आपको बैंक की वेबसाइट ओपन करनी है। उस वेबसाइट पे आपका अकाउंट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा और आप इंटरनेट के थ्रू जिसके दैट इज इंटरनेट के थ्रू वेबसाइट ओपन करी। वेबसाइट ओपन करने के बाद उस पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालोगे, आपका बैंक अकाउंट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा और आप इंटरनेट के थ्रू, कस्टमर इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकता है, ट्रांजैक्शंस कर सकता है। दैट इज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर सकता है। दैट इज इंटरनेट बैंकिंग।